गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मोशन। वैसे बुक में ये चैप्टर नंबर 8 पर है। फिज़िक्स न्यू है 9th के स्टूडेंट्स के लिए, बट स्टिल अगर वो कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली न्यूमेरिकल पार्ट जो कि सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है, वो भी ईज़िली वो बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। फ़िज़िक्स, सबसे पहले हमें फ़िज़िक्स को समझना इम्पॉर्टेंट है कि फ़िज़िक्स क्या है, किसे कहते हैं। तो ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल लॉज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, या जो भी हैपन हो रहा है उसके पीछे कौन कौन से लॉज़, कौन कौन से प्रिंसिपल लगे हैं, इन सब की स्टडी को ही हम बोलते हैं फ़िज़िक्स। सबसे पहले दो टर्म्स समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म है रेस्ट, कि कोई बॉडी रेस्ट में होती है। ये हम कब कहते हैं, क्या देखकर कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के गुज़रते हुए, तब उसको हम बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास चेयर रखी हुई है और आप रूम में शांति से बैठे हैं, तो जब तक आप बैठे रहेंगे, एक जगह पर रहेंगे, आप सराउंडिंग हुए और आपके अकॉर्डिंग चेयर जो है वो मूव नहीं कर रही है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि जो हमारी चेयर्स हैं वो रेस्ट पर हैं। मोशन, a body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to the surroundings. बॉडी को हम बोलते हैं मोशन में अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, और हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के साथ बॉडी अपनी पोजीशन अगर चेंज करे सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हम किसी ट्रेन में हैं। अब ट्रेन में से अगर हम ट्रेन की विंडो से बाहर ट्रीज़ को या बाहर की सराउंडिंग को देखते हैं, तो हमें सब कुछ मूव करता हुआ दिखता है। तो इससे हम बोलेंगे कि वो सारी चीज़ें कैसी हैं, मोशन में हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब मोशन कितने डायमेंशंस में हो सकता है? 3 डायमेंशंस में हो सकता है। सबसे पहला है मोशन इन 1D, कि 1 डायमेंशन में मोशन कैसे हो। डायमेंशन का मतलब है जिसमें कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सबसे पहला है मोशन इन 1D, कि किसी भी एक एक्सिस के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो और बाकी 2 एक्सिस पे उसकी पोजीशन कांस्टेंट बनी रहे, तो उसे हम मोशन इन 1D बोलते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन। आइए पढ़ते हैं। इफ़ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में, दैन इट इज़ नोन एज मोशन इन 1D। द ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एंड द मोशन देयरफॉर इज़ नोन एज रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इस तरीके का मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और मोशन इसीलिए देयरफॉर इसको हम बोलेंगे कि हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है। अब हमारा नेक्स्ट है कि मोशन इन 2D, अगर 2 और 3 कोऑर्डिनेट जो कि स्पेसिफाई कर रहे हैं द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इन सच केस द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, कि 2 और 3 में से 2 कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हुए। ऐसे केस में ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन में मूव करता है। अब हम बात करें मोशन इन 3D की, तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स जो कि स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स पे उसकी पोजीशन चेंज होती है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कि ये हमारा मोशन इन 3D है। और ऐसे मोशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा हो तो उसकी तीनों डायमेंशन पे अफेक्ट पड़ता है। अब है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। मोशन 3 टाइप का होता है, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है हमारा रोटेशनल मोशन और ओसिलेटरी मोशन। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं द मोशन ऑफ अ मूविंग कार, एक पर्सन जो रन कर रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। एक स्टोन जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वो ऊपर से भी नीचे स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। सेकेंड हमारा काइंड है मोशन का, दैट इज़ रोटेशनल मोशन। किसी भी इलेक्ट्रिक फ़ैन का मोशन, मतलब जो रोटेशन करे, जो चक्कर लगाए, जो गोल गोल घूमे या सर्कुलर मोशन करे, उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक फ़ैन जो कि गोल गोल घूमता है, मोशन ऑफ अर्थ जो मोशन ऑफ अर्थ भी रोटेशन कर लगाती है सन के अराउंड और ये अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, तो इसको ही हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। थर्ड काइंड ऑफ मोशन है हमारा ओसिलेटरी मोशन, जैसे कि हम ले के बैक एंड फोर्थ मोशन के पहले वो एक पोजीशन पे इधर जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आके फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इस तरीके से जो मोशन जो भी पार्टिकल्स करते हैं वो है, जैसे कि उसी को हम बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम, जैसे कि पेंडुलम वॉच में जो पेंडुलम मूव करता है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, उसको हम बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। और अगर हम बोले अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, अगर हम किसी बॉडी को स्प्रिंग से सस्पेंड कर दें तब भी वो ओसिलेटरी मोशन करेगी। अब क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि देयर आर दो क्वांटिटीज़ होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि जानी जाती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर अलजेब्रा से ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इसमें जो जो क्वांटिटीज़ फॉल करती हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे उनके आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल है वेलोसिटी, एसेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, आपने ये वर्ड बहुत पहले सुन रखा होगा, बट फिज़िक्स में इसका अलग मीनिंग है, कुछ अलग नहीं है, बट हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कॉमन भाषा में एक ही चीज़ बोलते हैं, पर दोनों चीज़ें अलग हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। आइए पढ़ते हैं। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स। ये क्या है, ये एक्चुअल लेंथ है कि टोटल हमने कितनी लेंथ कवर की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करने के लिए, और हर एक पाथ को ये मैटर नहीं करता कि हमने कौन सा पाथ चुना, कौन सी डायरेक्शन में हम गए। सपोज़ ये हमारे पास पॉइंट ए है, दिस इज़ ए, दिस इज़ पॉइंट बी। अब इससे इस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और यहाँ पर हम बी पर पहुँचे। अगर हम चाहें तो हम यहाँ से भी कोई रास्ता ऐसे 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 और यूँ पहुँच गए। तो ये दोनों, ये हमारा पाथ 1 है, ये हमारा पाथ 2 है। तो इसमें जो हमने टोटल जितनी लेंथ कवर की उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। यहाँ से हमने ये जो जितनी भी लेंथ कवर की उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। तो ये तो हुई डिस्टेंस की बात, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब हमने कितने मीटर्स हम चले, इसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में चले। यूनिट क्या होती है, मीटर। डेफिनेटली लेंथ की बात कर रहे हैं तो मीटर ही होगी। CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड इसमें यूज़ होना चाहिए। ऐसा ही वो होता है जिसमें MKS सिस्टम हो, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, और ये है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, तो इसमें सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। लार्ज यूनिट अगर हम बात करें तो किलोमीटर ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कि किसी दो पॉइंट पे पहुंचने के लिए, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ मिले दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ए और बी तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो एक ही है, दैट इज़ दिस वन। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। हम यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, इसीलिए हमारी डिस्प्लेसमेंट है। हम डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, बट डिस्टेंस को हमेशा डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। ये है वेक्टर क्वांटिटी है होती है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मीटर और CGS में होती है सेंटीमीटर। गाइज एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दिस इज़ आवर पॉइंट A, दिस इज़ आवर पॉइंट B।
अब क्या हुआ, हम यहाँ से चले, पॉइंट बी तक गए और फिर वापस से पॉइंट ए पर आए, तो क्या हुआ कि ये हमारा है, तो इसमें हमने डिस्टेंस तो कवर किया पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। अब आप सोच रहे होगे ज़ीरो कैसे हुआ, क्योंकि हमारा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है कि हमें कहीं भी हो इसी पॉइंट पर पहुंचना है, इसी पॉइंट से स्टार्ट करके, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही होगा कि हम यहीं खड़े रह जाएं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी पर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा और अपने आप को कंसेप्ट को बनाने के लिए इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो डिस्टेंस क्या है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये एक्चुअल लेंथ है कि हमने कितना पाथ ट्रेवल्ड किया, या जो बॉडी मूव कर रही थी उसने कितना पाथ ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन के बीच में और फाइनल पोजीशन के बीच में। इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी तभी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक। इसको हम सिंपल अर्थमेटिक एडिशन से इसको ऐड कर सकते हैं, बट इसके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, वेक्टर एडिशन है, उनको यूज़ करके ही हम अलग अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंस कांट बी ज़ीरो और निगेटिव। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता और ना ही ज़ीरो हो सकता है, बट ये ज़ीरो हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसकी पहले ये इधर जा रहा था और फिर ये इधर जाने लगा तो एक जगह हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरी जगह हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोशन के दो और टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चले, कि उसका पर्टिकुलर है कि वो अगर 2 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, तो हर दूसरे सेकंड में वो चौथे मीटर पे पहुंच जाएगी, तीसरे सेकंड में वो 6वें मीटर पे पहुंच जाएगी, चौथे सेकंड में वो 8वें मीटर पे पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस चले, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है। डिस्टेंस अगर हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें, टाइम को अगर हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करें, तो जो हमारा मोशन का लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ मोशन, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल करे तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कि मान लीजिए 2 सेकंड के इंटरवल पे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले 2 सेकंड में वो 4 मीटर चली, 4 मीटर कम डिस्टेंस है, बट मान लेते हैं कि पहले 2 सेकंड में वो 4 मीटर चली, हाँ सेकंड भी ले रहे हैं, हाँ हो सकता है, पहले 2 सेकंड में वो 4 मीटर चली, फिर 2 सेकंड में वो 6 मीटर चल गई। 6 मीटर मतलब 4 पहले और 2 अभी चली। इस तरीके से जो डिस्टेंस कवर करता है कि डिस्टेंस तो अनइक्वल है बट इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है, तो इस काइंड ऑफ मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका dt ग्राफ जो होता है वो कर्व्ड लाइन आता है। तो अगर हमें सिर्फ ग्राफ दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि किस काइंड का मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है, अगर कर्व्ड लाइन है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्पीड क्या होता है। स्पीड के बारे में आपने बहुत सुना होगा। स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्पीड को मेजर करता है, बाइक्स में कितने स्पीड से चल रहे हैं। तो जो डिस्टेंस, स्पीड का अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करती है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हमको इसकी ऐसा ही सिस्टम में यूनिट निकालनी है। तो ऊपर डिस्टेंस है तो उसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है, और टाइम को हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट में या एमकेएस यूनिट्स में इसकी यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। अब इसको हम सेकंड इन्वर्स भी लिखते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि ये कोई भी चीज़ अगर अपॉन में है तो हम उसको ऊपर लिख सकते हैं, बट उसकी पावर माइनस में आ जाती है। तो यहाँ पर 1, एस की पावर 1 ही है तो -1 आ गया। सीजे सिस्टम में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर सेकेंड इन्वर्स।
और बाकी अदर यूनिट इसकी होती है किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर आवर इनवर्स. Now types of speed, there are 4 types of speed. First is uniform speed, non-uniform speed, average speed or instantaneous speed. Let us talk about what is in the description. डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. सिंपल सा बोल लो, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है तो हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है. अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. अगर एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड ये of a body in a given time interval is defined as the total distance traveled by the total distance divided by the total time interval. एवरेज स्पीड मतलब कि हमने कितने गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, या टाइम जितना उसने लिया. इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस बॉडी की कितनी स्पीड थी या वो बॉडी किस स्पीड से मूव कर रहा था. द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट पर्टिकुलर पॉइंट, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बॉडी था वो किस स्पीड से मूव कर रहा था, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वेलोसिटी. देखो स्पीड जो था वो डिस्टेंस के ऊपर था. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था इसीलिए स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ. लेकिन वेलोसिटी में बस एक चीज़ डिफरेंट है कि कितनी रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है. कि बॉडी डिस्प्लेस कर रही है मतलब बॉडी चल रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी. कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितने इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, कि किसी डायरेक्शन में जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अपॉन में टाइम टेकन. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हुई. ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगी क्योंकि ऊपर मीटर है, डिस्टेंस को मीटर में कैलकुलेट करते हैं और टाइम को सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम मीटर सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. जैसे कि स्पीड के 4 टाइप्स थे, वेलोसिटी के भी 4 टाइप्स हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी. पहले जो भी अपन ने 4 पढ़े स्पीड के बारे में वही सब है, बस उसमें क्या है डिस्टेंस की जगह हमको डिस्प्लेसमेंट रखना है. एवरेज वेलोसिटी में भी वही है, उसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन था, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम है. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन क्या है कि कितने रेट से वेलोसिटी चेंज करती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. फाइनल इसका फॉर्मूला होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम. सो ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये कैसे हुआ? ऊपर तो हमारा वेलोसिटी का टर्म है तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. अब नीचे टाइम भी लिखा है तो इनटू सेकेंड, इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ और मीटर सेकेंड स्क्वायर इन्वर्स हुआ. सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इन्वर्स. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. और बाकी ऑन द ये था कि किस बेसिस पे वो वेलोसिटी चेंज करते हैं, और बाकी भी होते हैं कि किस डायरेक्शन के बेसिस पे भी 2 टाइप में होते हैं. तो पहले देखते हैं कि वो वेलोसिटी का चेंज कैसे होता है, तो वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. फिर से एक बार रिपीट करती हूँ. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को हम बोलेंगे कि वो बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले 2 सेकंड में
बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, अगले 2 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ के 4 हो गई, अगले 2 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ के 6 हो गई। तो वो दो के इंटरवल से बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड के उससे बढ़ रही है। तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस इज़ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी जो है बॉडी की इंक्रीज़ करती है अनइक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हमारा टाइम का इंटरवल वही है बट वो अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन आएगा। अब डायरेक्शन के बेसिस पे एक्सेलरेशन 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है सेम डायरेक्शन में, तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है सेम डायरेक्शन में, तब हम बोलेंगे कि बॉडी जो है उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है और इट इज़ सेड टू बी रिटार्डिंग।